नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, इस कविता को हम पढ़ने वाले हैं। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। इस कविता में कवि ने हमारे देश की आज़ादी से पहले की स्थिति और आज़ादी के बाद की स्थिति का चित्रण बड़ी ही गहरी अनुभूति के साथ किया है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वे तो स्वतंत्रता के पश्चात अंधेरे में खो गए तथा वे लोग रोशनी में आ गए जो स्वार्थी एवं अवसरवादी थे। इस कविता में मध्यम वर्ग के उस व्यक्ति का संघर्ष भी दिखाया गया है जो एक ओर तो सामाजिक अव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध संघर्ष करता है, तो दूसरी ओर अपनी सुविधाएं छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। असल में वह एक ओर तो रक्तालोक पुरुष बनने का आकांक्षी है, तो दूसरी ओर अपनी कमजोरियों से डरता भी है। व्यक्ति के इस द्वंद्व को भी इस कविता में बखूबी चित्रित किया गया है। इस कविता में दो रक्तालोक स्नात पुरुष है। पहला वह जो जिंदगी के अंधेरे कमरे में चक्कर लगा रहा है, और दूसरा वह जो तालाब के लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ भीतर आने के लिए शंखल बजा रहा है। यहाँ अंधेरा सामाजिक अव्यवस्था, मानस पर छाई अमूर्त छायाओं तथा व्यक्तित्व की परतों पर बिछे स्याह कागज का प्रतीक है। जब तक इसे दूर नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्तित्व का शोधन नहीं होगा, और व्यक्तित्व के शोधन के बिना आत्मान्वेषण से प्राप्त सत्य का आत्मविस्तार कैसे हो सकेगा। आलोच्य कविता में वह और मैं के बीच आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया घटित होती है। व्यक्ति अपने को भूलकर वह पाने के लिए भटक रहा है। मैं सुविधाजीवी वृत्ति को त्याग नहीं पाता, इसीलिए वह रक्तालोक स्नात पुरुष से मिल नहीं पाता। मैं तो अपनी कमजोरियों से लगावा है, किंतु साथ ही वह रक्तालोक स्नात पुरुष को छोड़ना भी नहीं चाहता है, और इसी द्वंद्व में वह फंसा हुआ है। रक्तालोक स्नात पुरुष को मुक्तिबोध ने मानवीय संस्कृति के विकास हेतु संघर्षरत संस्कृति पुरुष का प्रतीक माना है। मुक्तिबोध की इस लंबी कविता पर अनेक लेखकों और विद्वानों ने अपने अपने विचार को रखे हैं, तो हम कई जो महत्वपूर्ण विचार बिंदु है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आइए लेते हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। उनके अनुसार पूरी कविता में मुक्तिबोध का आत्मान्वेषण बड़े साहस के साथ अनेक संघर्ष करता हुआ अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता दिखाई पड़ता है। अपनी अस्मिता को आत्मविस्तार देने का प्रयास यहाँ किया गया है। मुक्तिबोध की यह सबसे लंबी कविता है जो 8 खंडों में विभक्त की गई है। अब हम दूसरे जो लेखक हैं वे हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। इनके विचार को भी हम जानेंगे। प्रभाकर माचवे ने इस कविता के बिंब विधान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस कविता के अनेक अंश प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभाव डालते प्रतीत होते हैं। इस कविता का महाकाव्यात्मक महत्व है। कवि ने सृजन काल में आशंका के दीप अंधेरे में नाम दिया था, किंतु बाद में कवि की इच्छा से ही इसका अंधेरे में शीर्षक रहने दिया गया। वास्तव में कवि ने यहाँ अपने रचनाकालीन परिवेश की जटिलता, शंकाएं, संदेह, आंतरिकता की कौध, अभिव्यक्ति के खतरे, अभिव्यक्ति की खोज को अभिव्यक्त किया है। ऐसा डॉक्टर प्रभाकर माचवे का कहना है। अब हम शमशेर बहादुर सिंह का कहना जानेंगे
कि उन्होंने इस कविता के लिए क्या कहा है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि मुक्तिबोध शुक्रवारी में तिलक के मूर्ति के पास की गली में रहा करते थे और एक्सप्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली थी तो रिपोर्टर की हैसियत से वे घटना स्थल पर थे। उन्होंने सिरों का फूटना और खून का बहना अपनी आंखों से देखा। अंधेरे में शीर्षक उनकी सशक्त और मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुए हैं। मुक्तिबोध का सारा समय साधारण श्रमशील लोगों के बीच पत्रकारिता और राजनैतिक साहित्यिक बहसों में बीतता था। इस कथन को देखते हुए कहा जा सकता है कि कवि जहाँ जीवन यापन कर रहा था वहीं चारों ओर अंधकार ही व्याप्त था। यह उनके मन को आशंकित करता रहता था और उन्हें इस अंधकार में से जीवन तत्व खोज लाने के लिए प्रेरित करता रहता था। आगे शमशेर बहादुर सिंह जी लिखते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और ज्ञान का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षी नस नस इसमें पकड़ रही है और भावनाओं के इसमें कुंठित स्तरों पर। इस कविता में कवि ने अंधेरे के माध्यम से अपने आत्म तत्व को खोजकर अपने को समूची मानवता से जोड़ने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि का दोहरा चिंतन है। अंधेरा कवि के अवचेतन का भी है और ब्रह्म सामाजिक विसंगति का भी है। इसी प्रकार बिंदु एक और कवि की रचना धार्मिकता को उजागर करता है तो दूसरी बिंदु जीवन समाज के अन्वतर परिवर्तनशील मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध दिखाता है। इस प्रकार यह लंबी कविता काव्य संसार में मील का पत्थर है। आइए कविता की कुछ पंक्तियों को भी देखते हैं। अंधेरे में कविता की पंक्तियाँ। जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा धूम तिलस्मी खोह में गिरफ्त, कोई एक भीतर पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक और। मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन, सुनाई दो जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर, गिरती है चुने भरी रेत, खिसकती है पपड़िया। इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, स्वयं भी मुख बन जाता है। दीवार पर नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ानु और अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता, कौन मनो। इन पंक्तियों के व्याख्या में कवि ने ये कहने की कोशिश की है कि मेरा अंतर्मन अनुभव करता है कि इस जीवन रूपी कमरे के अंधेरे में हमेशा एक अनजान सी आकृति चक्कर लगाती रहती है, अर्थात अंतर्मन की गहराई में वैचारिकता एवं रचना धार्मिकता के स्तर पर कुछ न कुछ उमर भरने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके पैरों की आहट मुझे लगातार और बार बार सुनाई देती रहती है, पर उसकी आकृति दिखाई नहीं देती है। किंतु इस अंतर्मन की जादुई गुफा में कोई एक व्यक्ति बंदी बना हुआ घूम रहा है, जो दीवार के पार से आती हुई सी प्रतीत होती पैरों की आवाज़ के रूप में वह अपने अस्तित्व का एहसास निरंतर कराता रहता है। अर्थात मेरे और उसके बीच मन भावना रूपी दीवार होने के कारण मैं उसे भले ही न देख पाता हूँ, लेकिन उसको अनिवार्यतः महसूस करता रहता हूँ। आगे की पंक्ति है, बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब अंधेरा सब और निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलीन के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति।
कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्कुराता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ, नहीं वह समझ में आता। इस प्रकार से कवि ने आगे कहने की कोशिश की है कि गहरे अंधेरे में तालाब के आसपास जो जंगली वृक्ष है वह एकाएक चमक उठते हैं और अचानक वृक्ष की चोटियों पर प्रकाश फैलने वाली बिजलियां रह रह कर नाच उठती है। वृक्ष की शाखाएं, डालियां तेज आंधी से एक दूसरे पर अपना सिर सा पटकती हुई नजर आती है। तभी अचानक वृक्षों के गहन अंधकार में जादुई गुफा का पत्थर बना द्वार धर धराधर खुलता है और उसमें अजीब सी लाल मशाल घुसती हुई दिखती है। उस गुफा के भीतरी भाग में उस कोहरे में प्रकाश की लालिमा से नहाया हुआ एक पुरुष दिखाई देता है। इस प्रकार से सारा का सारा वातावरण रक्त रंजित पुरुष के किसी रहस्य भेद को साकार कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि मेरे मन मस्तिष्क में बौद्धिकता एवं ज्ञान विज्ञान का संघर्ष एवं तनाव चल रहा है। मेरी आत्मा की प्रतिभा भी कहा जा सकता है। कवि प्रश्न करता हुआ कहता है कि वह फटे हुए कपड़े क्यों पहने हुए हैं, उसके सुनहरी रंग का मुंह सांवला क्यों हो रहा है, उसकी छाती पर गहरा घाव क्यों हो रहा है, उसने जेल की सजा क्यों काटी, उसकी भयंकर स्थिति क्यों है, उसे कौन रोटी और पानी देता है। यह सब होते हुए भी उसके मुंह पर मुस्कुराहट क्यों है, फिर भी वह शक्तिशाली क्यों दिखाई देता है। कवि कहता है कि ये प्रश्न न केवल गंभीर है बल्कि खतरनाक भी है। शायद इसीलिए बाहरी वातावरण के सूनेपन एवं वातावरण की हवा अर्थात प्रभाव ने मेरे अंदर की ज्ञान रूपी मशाल को फूंक मारकर बुझा दिया है। मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई है और मेरे विचार के पीछे विराम चिन्ह लगा दिए गए हैं। मुझे खरी पाई की सूली पर टांग दिया गया है। मुझे किसी शून्य बिंदु के गहरे अंधेरे खड्डे में गिरा दिया गया है ताकि मैं कुछ भी न सोच सकूं। आगे कवि कहता है कि मैं जिस दिशा में हाथ बढ़ाता हूँ उसी दिशा में वही दर्द महसूस करता हूँ और सांसों की पूरी दुनिया के दर्द को अनुभव करता हूँ। मस्तिष्क के ऊपर आकाश का अनुभव भी करता हूँ। मेरी तड़पता दिल चारों ओर विषम वातावरण का अनुमान लगाता है। मेरी आंखें जीवन के यथार्थ को साधने की कोशिश करती है, अर्थात जीवन के विषम वातावरण के अनुभव की शक्ति है। मेरी आत्मा में सत्य एवं नित्य वेदना की आग जलने लगी है। अब मेरे विचार ही विचार के साथी बन गए हैं। बंद दरवाजे को खोलने के लिए अर्थात चेतना के प्रकटीकरण के लिए मैं उसे टटोलता हूँ। जंग लगी पुरानी मान्यताओं को जबरन तोड़कर नवयुग को देखने के लिए झांकता हूँ। आगे कवि कहता है कि रात्रि के 2 बज चुके हैं और जंगलों से सियार की हुआ हुआ की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो किसी रेलगाड़ी के पास आती हुई पहियों की गरजती गूंजती भयानक आवाज़ सुनाई दे रही है। अर्थात समय चक्र चल रहा है और उसके परंपरागत क्रम भी ज्यों के त्यों चल रहे हैं, किंतु मेरे मन में किसी अघटित असंभावित घटना के घटने का भयानक संदेह है। पता नहीं क्यों मेरे अवचेतन में किसी रेल दुर्घटना के घट जाने की प्रतीक्षा हो रही है। कवि कहता है कि उस जुलूस के पीछे घुड़सवार सैनिक का दल है। कवि जुलूस को देख रहा है और उसके पीछे देख रहा है घुड़सवार सैनिकों का दल है, जो काले काले घोड़े पर खाकी रंग वाली पोशाक में सैनिक है। उनके चेहरे का आधा भाग तो सिंदूरी गेरुए रंग का है और आधा काले जैसे भयानक है। उनके हाथों में चमकती हुई तलवार है। कंधे से कमरे तक कारतूसों से भरा बेल्ट बिछा हुआ है। चमड़े के चवर में लिपटा पिस्तौल भी है, किंतु क्रोध और निशाना साधने वाली पैनी दृष्टि है। कवि कहता है कि ये जितने भी चेहरे हैं वे सभी मेरे परिचित से हैं, जाने पहचाने से हैं, क्योंकि इनके फोटो अखबारों में देखे हैं, इनके लेख एवं कविताएं पढ़ी थी। वाह भाई वाह, क्या सबने क्या कहने। इनमें तो प्रसिद्ध आलोचक, विचारक, कवि, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान भी है।
शहर का कुख्यात हत्यारा उस्ताद भी है जो अपने को बलवन के समान समझता है। इन सभी भूत पिशाचों के समान दिखाई देते हैं और इनके भीतर जो स्वार्थी राक्षस छिपा है यह सब इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। इनके भीतर के स्वार्थी उद्देश्य छुपे हुए हैं और वे बाहर आ गए हैं। यह शोभा यात्रा नहीं है, यह तो सौ की शोभा यात्रा है। आगे कवि कहता है कि मेरे मन में उभरने वाला मेरे अंतर मन का यह सपना प्रतिक्रियाओं की ध्वनि सुनकर एकाएक टूट गया और छिन्न भिन्न हो गया। विचारों और स्वप्नों के सभी चित्र गायब हो गए। मेरे जाग जाने पर वे सारे अनुभूत घटनाबद्ध स्वप्न फिर से मेरी स्मृतियों में आने लगे, अर्थात मैं गुप्त रूप से लगे स्वार्थों की सिद्धि करने वाले सारे चेहरे फिर से मेरी स्मृति में आ गए। कवि कहता है कि एकाएक संसार की वास्तविकता का स्वरूप मुझे ज्ञात होता है। चारों ओर अखबारी दुनिया का फैलावा है। संपूर्ण वातावरण एक दूसरे को फंसाने, घेरने तथा तनावपूर्ण माहौल व्याप्त गया है। इन मानसिक तनाव के क्षणों में सेना ने सड़कें घेर ली है ताकि कहीं कोई विद्रोहात्मक हलचल एवं आंदोलन क्रांति न हो। मेरी बौद्धिकता की रगें समय की धड़कन को गिन रही है। अनेक प्रकार के विचार दूर दूर से आभासित हो रहे हैं और लगता है कि इन सब पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है। तभी मुझे सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद, जो कि जीवन का प्रतीक है, दिखाई देता है। वह बरगद मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार जीवन स्थल के सभी उपेक्षित अधिकार वंचित गरीबों को आश्रय देने वाली घर की छत के समान है। उनके नीचे खोह में अंधेरे में कई गृहहीन प्राणी सो रहे हैं। एक निर्धन व्यक्ति के कपड़े डालियों पर लटक रही है। वही उस पागल के धन एवं संपत्ति है जो उस बरगद के नीचे रहता है, अर्थात दुखी मानवता का बरगद ही आश्रय स्थल है। कवि कहता है कि ओ मेरे आदर्शवादी और सिद्धांतवादी मन, अब तक तुमने आदर्श और सिद्धांतों की राह पर चलकर मानवता की मुक्ति के लिए क्या किया? तुमने इस आतंकपूर्ण जीवन को कैसे जिया? तुमने केवल अपने पेट की सोची है। तुम जड़ हो गए हो। तुम शादी में तनी कतानों की तरह हो, अर्थात भूत बने प्राणियों के विवाह में तनी कतानों के समान नहीं, जड़ बनकर रह गए हो। वातावरण में व्याप्त अव्यवस्था और विषमता के कारण जो अनेक प्रकार के दुख तुम्हारे जीवन में आए, तुमने अनेक प्रतिकार का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवन के परितोषण में समझकर अपना लिया। तुमने सुख दुख के में लिप्त होकर अकेले में ही सब कुछ सहते रहने को जीवन की सफलता मान लिया है। तुमने जीवन में अधिक से अधिक स्वार्थ साधने की कोशिश की है, अतः तुमने मानवता के हित के लिए कुछ भी नहीं किया है या बहुत कम किया है, जबकि अपने हित के लिए अधिकाधिक किया है। कवि को सहसा एहसास हुआ कि किसी अपरिचित ने आकर कंधे पर हाथ रख दिया और इससे चौंक कर कवि के सिर से पैर तक थर थर काँपने लगे। कवि को लगा कि ऊपर से बरगद का पत्ता गिरा। कवि कहता है कि वह किस बात का संकेत एवं इशारा है? क्या वह किसी पत्र का? कवि बरगद से प्रश्न करता है कि क्या वह जीवन रूपी बरगद की आत्मा का पत्र है, अर्थात क्या वह शोषित गरीब पीड़ितों की आत्मा की आवाज़ है? कवि कहता है कि मैं साहस छोड़कर भागने लगा और विचारों के कई मोड़ काट डाला। मुझे लगा कि बंदूक से धाए धाए गोलियां दागी जा रही है और उससे निकलती आग के कारण मकानों पर गेरुआ प्रकाश छा गया। मैं अपने ही विचारों के कई मोड़ काट गया हूँ। मुझे पृथ्वी और आकाश भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे एकाएक किसी बंद मकान की पथरीली सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं और इन सीढ़ियों पर मैं अपना सिर पकड़कर चुपचाप बैठ गया। ऐसा लग रहा है मानो विचार किसी भंवर में फंस कर रह गया हूँ। उन्हीं भंवरों में मंडराता एक स्वप्न दिखा।
कवि कहता है कि बड़े दुख की बात है कि मैंने मानवता का हित करने वाले विचारों को जानबूझकर अंतर्मन की गुफा में भेज दिया, जबकि इन विचारों की अभिव्यक्ति से लोक क्षेत्र लाभान्वित हो रहा था। लेकिन मैंने अपने स्वार्थ हेतु हठधर्मिकता से इन विचारों से वंचित रखा, इन्हीं गुफाओं के अंधकार में डालकर बंद कर दिया, क्योंकि उनके प्रति खतरनाक होने की संभावना थी। और यह समय आलोचना करने का नहीं है, यह समय वर्तमान परिस्थितियों से संघर्ष करने का है। इस प्रकार से कवि कहता है कि सीन बदलता है, एक सुनसान चौराहा है जिस पर अंधेरा छाया हुआ है, और उन चौराहे के बीच लाल रंग का घंटा घर अर्थात चारों ओर वातावरण में विभिन्न मतवाले से फैले अंधेरे के बीच एक क्रांति का मतवाला भी है, और वह मत मार्क्सवादी विचारधारा का है। कवि अपने क्रांतिकारी विचारों की श्रेष्ठ अभिव्यंजना को खोज रहा है। कहीं भी मिले, जहाँ भी मिले, मैं उसे खोजता हूँ। वह मेरी आत्मा से ही संभव हो सकने वाली परम श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की अनिवार्यता खो गई है। मैं उसे प्राप्त करने के लिए ही खोजता हूँ। इस प्रकार से मुक्ति बोध की यह लंबी कविता संपन्न होती है। वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।